जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी फोर्थ क्लास है, जो हमारा वीडियो सेशन है और वीडियो जो क्लास है। टुडे इज फोर्थ क्लास। आपका फर्स्ट वीक ख़त्म हो चुका है, उसकी वीडियोस आपने लास्ट वीक का जो आपका सेक्शन था व्हाट इज़ फॉरेक्स, उसमें आपने सारी चीज़ें टॉपिक कवर कर लिए होंगे। 3 वीडियोस थी, उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग भी थी और साथ में 2 केस स्टडीज भी थी। तो जो केस स्टडीज हैं होपफुली वो भी आपने देखी होंगी। उनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया गया था। 2 तरह की रीज़न होती हैं, कुछ पॉलिटिकल भी होती हैं, कुछ इकोनॉमिकल भी होती हैं। तो डॉलर के रेस की एक रेट की एक रियल टाइम एग्जांपल थी उस वीडियो में, वो आपने देखी होंगी कंप्लीट। आज हमारा सेकंड वीक स्टार्ट हो रहा है, क्लास 4। ये जो है आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग फॉरेक्स, इन ट्रेडिंग फॉरेक्स। या अभी तक जो आपने पढ़ा वो एक्सपोजर था। मार्केट कैसे काम करती है, कितनी बड़ी है, कैसे बनी है, क्यों बनी है, इसमें क्या क्या बिकता है, कैसे बिकता है, जो चीजें बिकती हैं करेंसीज, उनकी हमने क्लासिफिकेशन देखी, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हमने वो देखी। तो ये तमाम की तमाम चीजें, अभी तक सिर्फ आपको एक्सपोजर था आपके पास। इसकी एक्चुअल जो मैकेनिक्स है, एक्चुअल जो वर्किंग है, वो हमने अभी स्टार्ट नहीं की। सो टुडे इज द फर्स्ट डे जो आज हम मैकेनिक्स समझेंगे कि ये पैसा इसमें बनता कैसे है, सेल परचेज कैसे होती है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं इसके अंदर, जो बड़ी माइनर माइनर हैं और जिसको आपने बड़ी डिटेल के साथ समझना है। फॉरेक्स में लॉस करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बहुत डेप्थ और बहुत डिटेल और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको समझनी पड़ती हैं। तो अगर आप इसको ओवरव्यू करके इसको शॉर्ट टाइम में सीखने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी नहीं सीखा जा सकता। एंड दैट इज द रीजन आई अश्योर यू कि आफ्टर दिस कोर्स, आफ्टर 3 मंथ्स, आप 10 साल पुराने ट्रेडर से बैठें तो आप हैरान रह जाएंगे कि 10 साल से ये क्या कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। हम पाकिस्तान में करते हैं, बाहर कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। वो सालों साल पढ़ते हैं, साथ साथ जो उनको आदत है, जो उनको ट्रेडर है, उनको पता है कि पैसा कमाना है। हमारे यहाँ सीरियस नहीं होते लोग। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज आपने मेक श्योर करनी है कि अभी जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो लोग पुराने अगर काम कर रहे हैं कुछ लोग, उनके लिए काफी चीजें जो हैं वो अ, उनको पता भी होंगी। लेकिन आपने बिल्कुल इसको जीरो से, कि आपको कुछ नहीं मालूम, ये क्लासेस आपने ऐसे लेनी है। जो कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हैं हमारे साथ, ताकि आपको वो चीजें उस तरह से समझ आए जो रिक्वायरमेंट है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, अब ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, क्या करते हैं हम ऑब्जेक्टिव में? एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर। तो ये रूल अपने माइंड में हमेशा याद रखिएगा, एक करेंसी जाएगी, एक करेंसी आएगी, एक सेल हो रही होगी, एक बाय हो रही होगी। तो ये काउंटर एक दूसरे के काम कर रही होती है। जी हसनैन नज़ीर, मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर लेता हूँ अगर आपको क्विज शो नहीं हो रहा इसके बाद। चलो जी, चैटिंग आप इन द एक्सपेक्टेशन, क्यों करते हैं लोग एक्सचेंज करेंसी का? एक करेंसी से, एक शख्स के पास डॉलर है वो क्यों कन्वर्ट करता है यूरो में, और एक के पास यूरो है वो क्यों कन्वर्ट कर लेता है डॉलर में। एक के पास पीकेआर है वो क्यों कन्वर्ट कर लेता है यूएस डॉलर में, और एक के पास यूएस है वो क्यों कन्वर्ट कर लेता है पीकेआर में। पिछले दिनों पाकिस्तान में डॉलर ड्रामेटिकली जो है वो फॉल किया है, और उसकी एक लिमिट भी ऑलरेडी लोगों ने डिफाइन की हुई है। मैंने जो आपको केस स्टडी की वीडियो भेजी थी, उसमें जो शख्स था उसके अपने एनालिसिस के मुताबिक अ, उसके 148 पे आके ये दोबारा पंप हो जाएगा, या दोबारा उठ जाएगा, या दोबारा शूट कर जाएगा। तो वो उसने इसका एक मिनिमम लेवल उसने बता दिया। मिनिमम लेवल को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम आगे चल के सीखेंगे। वो वर्ड अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपके साथ यूज नहीं कर रहा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऊपर चली जाएगी या प्राइस नीचे चली जाएगी, इसलिए हम एक्सचेंज करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं तो आपके जहन में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यू परचेज 10,000 यूरोज एट द यूरो यूएसडी का जो पेयर था, इसका जो एक्सचेंज रेट था, हर पेयर का एक्सचेंज रेट है ना, एक्सचेंज रेट को ये हम आज यही समझेंगे कि ये 1.8 किसका रेट है। ये यूरो से यूएसडी का रेट है, यूएसडी से यूरो का रेट है। लेकिन अभी एग्जांपल में आपने ये देखा कि आप 10,000 अगर आप यूरो लें तो वो 1.8 डॉलर का एक वो है अपना यूरो। 1.8 डॉलर का, इसका मतलब है यूरो महंगा है, डॉलर सस्ता है। इसको भी इजी रखें, नेक्स्ट
स्लाइड में आपको सारी चीजें क्लियर नहीं, सिर्फ आप ये देखें कि आपने 10,000 खरीदे, कितने के मिले आपको? 11,800। आपने 1.18 को मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से, तो आपके पास आ गया 11,800। 2 हफ्ते के बाद आपने यही 10,000 यूरोस जो आपके पास थे, आपने दोबारा ये सेल कर दिए। और किस रेट पे सेल किए? अब रेट ज्यादा हो चुका था। अब $1 में ज्यादा जो है वो अपना 1 यूरो में ज्यादा यूएस डॉलर आ रहे थे। कितने आ रहे थे? 1.25। अब जो है जब आप सेल करने गए तो आपने कितने का सेल कर दिया? आपने सेल कर दिया 12,500। तो ये डिफरेंस बना, ये 700 रुपए का आपका प्रॉफिट बना। लेकिन ये प्रॉफिट कम ही होता है, ज्यादातर ये लॉस ही होता है। और हमारा एशियन कंट्रीज का और स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों का लॉस ही होता है। ये एग्जांपल बाहर की स्लाइड से बनी हुई है, इसलिए वहां पर प्रॉफिट शो हुआ है। तो हमने भी इसको इंशाल्लाह प्रॉफिट ही कन्वर्ट करना। तो ये छोटी सी एग्जांपल आपके पास है कि जब आप सस्ता खरीदेंगे और किस तरह खरीदेंगे। एक आपको प्राइस नजर आ रही है, ये भी हम डिटेल में देखते हैं। और फिर आपने एक यूनिट खरीदना होता है 10,000, 1 लाख की क्वांटिटी में। आप $1 से कुछ भी नहीं कमा सकते। अगर आपने 1 यूरो या $1 खरीदना है, तो कितने पैसे कमाएंगे? वो 1.1800 से 1.2500 हो गया। तो $1 खरीद के क्या फायदा? तो उसमें बड़ा साइज खरीदा जाता है, $10,000, $1,000, $1 लाख। तो ये कैसे खरीदते हैं? यही फॉरेक्स का वो अट्रैक्टिव पॉइंट है जो हम जाकर आगे डिस्कस करेंगे, मार्जिन एंड लेवरेज। अभी तक यहाँ तक की एग्जांपल के लिए आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। अच्छा, अब कुछ चीजों को मैं आपको उर्दू में लिख के भी समझा सकता हूँ, कुछ चीजों को मैं आपके साथ सिर्फ एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। लेकिन जरूरी है कि एक्चुअल वर्डिंग जो आपको इंटरनेट पे बारहा मिलेगी पढ़ने के लिए, जिसको जब आप पढ़ते हैं तो उसी तो आप पढ़ने की जहमत नहीं करते, आप डर जाते हैं या उकता जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द USD/CHF exchange rate indicates how many US dollars can purchase 1 Swiss franc, और हाउ मेनी स्विस फ्रैंक्स यू नीड टू बाय 1 US डॉलर। ये जो USD/CHF लिखा हुआ है, एक्सचेंज रेट, ये क्या बता रहा है? इंडिकेट्स हाउ मेनी US डॉलर, कितने US डॉलर आप खरीद सकते हैं। सॉरी, हाउ मेनी US डॉलर कैन परचेज, कितने डॉलर खरीद सकते हैं 1 स्विस फ्रैंक को। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, USD पहले लिखा हुआ है, CHF बाद लिखा हुआ है, कि आप US डॉलर कैन परचेज 1 US डॉलर अगर आपके हाथ में हो, आप जाएं एक्सचेंज में, तो उससे आप कितने स्विस फ्रैंक खरीद सकते हैं। और हाउ मेनी स्विस फ्रैंक्स यू नीड, और कितने आपको स्विस फ्रैंक चाहिए 1 डॉलर खरीदने के लिए। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी इंग्लिश लग रही होगी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यही चीज हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है कि पेयर की रीडिंग कैसे होती है। ये USD पहले लिखा हुआ है, CHF पहले लिखा हुआ है, ये पहले लिखने का क्या मतलब है, बाद में लिखने का क्या मतलब है। ये वो कंफ्यूजन है जो आज भी, मुझे इतना अरसा करते हैं, मैं आज भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये हमेशा कंफ्यूजिंग ही रहती है, लेकिन आपने इसको डिटेल के साथ, मैंने और आपने दोनों ने आज मिलके इस कंफ्यूजन को दूर करना है कि इसका क्या मतलब है। ये USD पहले क्यों लिखा हुआ है, ये CHF भी पहले लिखा जा सकता था। इसका प्रॉपर मेथड हम आज देखेंगे और स्टेटमेंट में हम दोबारा आएंगे इसको समझने के लिए। हाउ टू रीड अ फॉरेक्स कोड, ये वो स्किल है जो आपका परफेक्ट होना चाहिए। कीमत किस तरह पढ़नी है, क्योंकि कीमत यहाँ पर डॉलर की नहीं लिखी होती, यहाँ पर यूरो की कीमत नहीं लिखी होती, यहाँ पर पेयर्स की कीमत लिखी होती है। पेयर्स का रेट आया होता है, पेयर्स की प्राइस होती है। ऑलवेज कोटेड इन पेयर्स, ये भाई आपको पता लग गया है, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड/USD और USD/JPY। क्यों पेयर्स होते हैं ये भी आपको पता है, ये बार बार मैंने सेंटेंस डाला हुआ ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए कि ये बार बार ये बताने का मतलब कि सेम टाइम पे दोनों काम हो रहे होते हैं। हाउ डू यू नो विच करेंसी यू आर बाइंग एंड विच यू आर सेलिंग। अब ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड/USD है, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी खरीदनी है कौन सी बेचनी है। और USD/JPY का रेट सामने लिखा हो, क्या पता लगेगा किसका रेट है। ये JPY से USD खरीद रहे हैं, USD से JPY खरीद रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड से USD खरीद रहे हैं, USD से ग्रेट ब्रिटेन पाउंड खरीद रहे हैं। यही चीज आज हमने सीखनी। इसमें कॉन्सेप्ट आता है बेस का एंड कोट करेंसी का। ये जो ऊपर GBP एक करेंसी है और USD एक करेंसी है, आपको बेहतर पूरे डिटेल के साथ पता है ये कौन कौन सी करेंसीज हैं, किस कंट्रीज की हैं।
कि कौन सा मेजर पेयर है, कौन सा पेयर है, सब आपको पता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड कोट करेंसी, इनमें से एक को हम बेस करेंसी कहते हैं, एक को हम कोट करेंसी कहते हैं। तो इनको हम समझते हैं। एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर अनदर, ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर। ठीक है, ये पिक्चर आपके सामने आ गई। इस तरह से ये रेट लिखा होता है। ये 1.2122 फॉर एग्जांपल, आजकल तो चेंज रेट है इसका 1.21228, ये इसकी प्राइस है इस पेयर की। इस वक्त इसका रेट चल रहा है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट 1.2122। तो जो GBP है इसको बेस करेंसी कहते हैं। इसको क्यों बेस करेंसी कहते हैं ये बताते हैं। जो USD इसको कोट करेंसी कहते हैं। तो ये दो करेंसीज मिलकर बनाती हैं एक पेयर। लेफ्ट साइड पे जो स्लैश के लेफ्ट साइड पे जो ब्लू कलर में होता है इसको बेस करेंसी, इसको रेफरेंस एलिमेंट फॉर द एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। ये मैं आपको भी आगे चल के वापस आऊंगा, फिर आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा रेफरेंस एलिमेंट क्यों कहा जाता है। इट ऑलवेज हैज अ वैल्यू ऑफ 1। ये अब आप याद रखें, ये रेफरेंस एलिमेंट है। आप जब भी किसी चीज को दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं, अगर आपने मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट रेशियोज का आपके जहन में हो, तो जब आप रेशियोज, तो एक चीज को दूसरे से कंपेयर किया जा रहा होता है। यहाँ पर भी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के रेट को USD के रेट से आपस में कंपेयर कर रहा होता है, रेशियो क्रिएट हो रही होती है दोनों की आपस में। तो हम किसी एक चीज को बेस बनाएंगे ना, फिर ही कंपेयर करेंगे। हम किसी बेस ईयर, जब हम कहते हैं कि इस दफा महंगाई बहुत हो गई है, तो किस दफा से आपने कंपेयर किया, लास्ट ईयर से। या हम अक्सर सुनते हैं कि इस दफा पिछले 60 सालों में सबसे ज्यादा जो है वो सर्दी पड़ी है। हर साल यही बातें सुन रहे होते हैं। तो हमने बेस बनाया होता है कितने डाटा को, पिछले 60 साल के डाटा को, उसकी बेस पे हम इस साल को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये बेस करेंसी को हमेशा इट ऑलवेज हैज अ वैल्यू ऑफ 1। ये रूल, ये लाइन याद रख लें, इसका रटा लगा लें, इसको समझ लें। इट ऑलवेज हैज अ वैल्यू ऑफ 1। अब अगर इधर से आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें तो क्या मतलब है कि GBP 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कितने US डॉलर आएंगे, 1.21। अगर इस एक से कोई चीज ज्यादा खरीदी जा सकती है, इसका मतलब है कि USD डॉलर जो है वो कम वैल्यू में है, किससे, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड से। कि एक नोट से आप 1.21 डॉलर खरीद सकते हैं, एक यूनिट के, किसके यूनिट से, GPY के। तो ये है बेस करेंसी। करेंसी ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड द काउंटर और कोट करेंसी। इसको काउंटर करेंसी भी कहते हैं। कौन सी, काउंटर का मतलब होता है उल्ट, एंटी, काउंटर, ये एक ही मतलब होते हैं। और पेयर के केस में जब एक चीज आप सेल कर रहे हैं, दूसरी परचेज कर रहे हैं, तो एक काउंटर का वर्ड भी यूज होता है, या कोट करेंसी भी इसको कहते हैं। हाउ मच यू हैव टू पे इन यूनिट्स ऑफ द कोट करेंसी। अब ये समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। टू बाय 1 यूनिट, to buy 1 unit of that base currency, how much you have to pay, आपको कितने डॉलर चाहिए जिससे आप बेस करेंसी का एक यूनिट खरीद सकें। आपको कितने कोट करेंसी चाहिए जिससे आप 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी खरीद सकें। यही ऊपर की एग्जांपल में है। आपको 1.21 डॉलर चाहिए जिससे आप एक जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड खरीद सकते हैं। ये मैं चाहता तो मैं ये एग्जांपल PKR में भी क्रिएट कर सकता था, लेकिन PKR की एग्जांपल से जब आप करेंगे तो उस लर्निंग को फिर दोबारा आपकी लर्निंग होगी जब आप जाएंगे फॉरेक्स में, क्योंकि फॉरेक्स में PKR USD का पेयर नहीं होता। अगर होगा भी सही तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो वर्केबल नहीं है, उसकी लिक्विडिटी नहीं है। होपफुली अब आपको लिक्विडिटी का मतलब भी समझ आ रहा होगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको, क्योंकि नई करेंसीज हैं आपके लिए, हम एज अ पाकिस्तानी सारी उम्र PKR से बहुत छलांग मार दी, तो हम चले जाते हैं सऊदी रियाल पे, या कोई जानने वाले हैं तो USD डॉलर जब आते हैं वेस्टर्न यूनियन में तो हम उस वक्त कन्वर्जन करते हैं। इससे ज्यादा हमारा एक्सपोजर नहीं होता। तो जिस करेंसी का आपका 30 साल एक्सपोजर ही नहीं रहा, पे जब आप उसकी ट्रेडिंग करने जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। और दैट इज द रीजन कि हमारे यहाँ लॉसेस ज्यादा है। तो ये एक्सपोजर अभी इस वक्त आपको हजम नहीं होगा, मुझे पता है काफी चीजें आपको मुश्किल लग रही होंगी,
लेकिन बार बार रिपीट करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट एग्जांपल्स आपको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूएस डॉलर की ही दी जा रही है। तो हमने दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हाउ मच यू हैव टू पे इन यूनिट्स ऑफ द कोड करेंसी। कोड करेंसी की कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी कि हमें मिल जाए बेस करेंसी का एक यूनिट। सिंपल। सेलिंग के केस में, सेलिंग द एक्सचेंज रेट टेल्स यू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कोट करेंसी यू गेट। जब आप बेचने जाएंगे, किसको बेचने जाएंगे? कोट करेंसी कितने आपको चाहिए जब आप बेचने जाएंगे एक बेस करेंसी। जब आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को मार्केट में बेचने जाएंगे, ये ले लो मुझसे एक पाउंड, तो आपको कितने मिलेंगे? आपको 1.21228 डॉलर मिलेंगे। तो ये है बेस करेंसी और कोट करेंसी का कॉन्सेप्ट। यूरो यूएसडी, ये भी एक पेयर है। मीन्स दैट यू आर, अब आपको मैं वो पिक्चर नहीं दिखा रहा, आपने खुद एज्यूम करना है कि क्या मतलब है इसका। यूरो पहले है, यूएसडी बाद में है। यूरो इज बेस करेंसी, यूएस डॉलर इज कोट करेंसी। क्या मतलब है कि कितने डॉलर से मैं एक यूरो खरीद सकता हूं, वही इसका रेट होगा। मैं कितने डॉलर लेके जाऊंगा मार्केट में कि मुझे कोई एक यूरो दे देगा, ये इसका मतलब है। आपने वन किसको कंसिडर करना है? जो स्लैश से पहले लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, कि उसको आपने कंपेयर करना है। साइमल्टेनियसली सेलिंग द कोट करेंसी। ऑफ कोर्स जिस वक्त आप मार्केट में, जब ये कह रहा हूं कि आपने क्या बाय करना है, आपने यूरो बाय करना है। कितना बाय करना है? एक बाय करना है। तो एक यूरो बाय करने के लिए आपको कितने यूएस डॉलर चाहिए? तो जब आपको वन पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 1.8 या 1.2 डॉलर चाहिए, तो आप वो डॉलर बेच रहे हो ना, 1.21 आप सेल कर रहे हो। तो कोट करेंसी सेल हो रही है और क्या खरीद रहे हो? बेस करेंसी खरीद रहे हो। तो यही ऊपर चीज लिखी हुई है। मीन्स दैट यू आर बाइंग द बेस करेंसी साइमल्टेनियसली सेलिंग द कोट करेंसी। बाय यूरो सेल यूएसडी, इसको अगर आप आसान लैंग्वेज में देखें, क्योंकि पहले मार्केट के अंदर सिर्फ बाय पे ही लोग अर्न किया करते थे, अब सेल का कॉन्सेप्ट भी आ गया। लेकिन ट्रेडिशनली इसको समझने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं बाय यूरो सेल यूएसडी, क्योंकि जब आप बाय करेंगे तो कुछ सेल होगी, जब कुछ आप सेल करेंगे तो कुछ साथ में बाय भी होगा। अब फिर एक मैंने ये डिटेल इंग्लिश लिखी है ताकि जरा इसको भी समझने की आपकी प्रैक्टिस हो सके। यू विड बाय द पेयर इफ यू बिलीव। आप पेयर क्यों बाय करते हैं? क्या बिलीव होता है आपका? कि बेस करेंसी विल अप्रिशिएट। आप इसलिए बाय करते हैं। अगर यूरो यूएसडी बाय कर रहे होंगे ना, तो आप इसलिए नहीं बाय कर रहे होंगे कि डॉलर बढ़ेगा, आप इसलिए बाय कर रहे होंगे कि यूरो बढ़ेगा, यूरो की प्राइस बढ़ेगी, यूरोपियन कंट्री की इकोनॉमी जो है वो रेट अफेक्ट करेगी यूरो का, और यूएस डॉलर रेट नीचे जाएगा विद कंपैरिजन टू यूरो। तो आप जब भी पेयर ले रहे होते हैं, तो पेयर का जो पहले वाला पार्ट है बेस करेंसी, उसकी प्राइस को आप कंसिडर कर रहे होते हैं। तो यू वुड बाय द पेयर इफ यू बिलीव द बेस करेंसी विल अपीयर गेन वैल्यू रिलेटिव टू द कोट करेंसी ट्रेडेड ग्लोबली। अब प्राइस इंक्रीज हो रही है किसके अगेंस्ट? कोट करेंसी के अगेंस्ट, तो आप उसको बाय कर लोगे। सेम, यू वुड सेल द पेयर इफ यू थिंक द बेस करेंसी विल डेप्रिशिएट। अगर आपको लगे कि बेस करेंसी जो कि स्लैश से लेफ्ट साइड पर है, जो कि पहले लिखी जाती है, अगर वो विद रिलेशन टू कोट करेंसी आपको लगता है कि वो इन फ्यूचर जाके डेप्रिशिएट करेगी, उसकी प्राइस गिरेगी, तो आप उसको सेल कर देते हो। तो ये पेयर की प्राइस का कॉन्सेप्ट है। अब कितनी ज्यादा करेंसीज हैं, आपने खुद देखा है। और फिर हर करेंसी का अगर आप बैठ के ये बनाना शुरू हो गए कि किसको बेस रखना है, किसको कोट रखना है, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब दोनों का एक ही है। अगर ये मैं आपको दिखाऊं मैथमेटिकल, हम वो करेंगे प्रैक्टिस मैथमेटिक्स की, ये हमें अच्छा खासा मैथमेटिक्स पढ़ना है इन चीजों के लिए। अगर ये 1.121 है, अगर मैं 1/1.21 कर दूंगा, तो उल्ट रेट निकल आएगा। मैं कितने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड से यूएसडी खरीद सकता हूँ, ये आ जाएगा। और कितने यूएसडी से, तो उसको वन रेसिप्रोकल करके हम रेट निकाल सकते हैं। तो आप जेपीबी स्लैश यूएसडी बना लें या यूएसडी स्लैश जेपीबी बना लें, रेसिप्रोकल रेट से बात एक ही होती है। लेकिन अब होगा ये, एक शख्स जो है वो यूरो स्लैश यूएसडी का पेयर बना के बैठा हुआ है, और दूसरा शख्स ट्रेड करना है, उसने पेयर काउंट किया हुआ है, कैलकुलेशन की हुई है यूएसडी स्लैश यूरो में।
रेसिप्रोकल किया होगा, रेट का फर्क नहीं है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, और इतनी ज्यादा करेंसीज में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो क्या किया गया, विच करेंसी टू लिस्ट एज द बेस करेंसी, क्या करें, किसको बेस बनाएं, किसको कोड बनाएं, ये कौन डिसाइड करेगा। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड हो चुका है, पूरी दुनिया के अंदर ये स्टैंडर्डाइज्ड है। जिस वक्त यूरो यूएसडी की ट्रेड होनी है तो ये सबको पता है कि बेस क्या है, कोड क्या है। जिस वक्त डॉलर की और पाउंड की ट्रेड होनी है, सबको पता है कि बेस क्या है, कोड क्या है। जापानी जितने भी पेयर्स हैं उसमें तमाम जगहों पे वो स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको इंटरनेट की दुनिया पे आपको डिफरेंट जो ट्रेडिंग पैनल्स होते हैं, मैं क्लास के एंड पे आपको पैनल दिखाऊंगा भी सही। तो हर जगह आपको जो बेस और कोट करेंसी का जो पेयर है वो दिखाने का या लिखने का डिफरेंट मेथड हो सकता है, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। कहीं पर आपको स्लैश नजर आएगा, कहीं पर कुछ भी नजर नहीं आएगा, कहीं पर स्पेस भी होती है, यूरो स्पेस यूएसडी। कहीं पर पीरियड भी होता है, पीरियड कहते हैं डॉट को, फुल स्टॉप को। डैश भी होती है। अभी देखें, यूरो स्लैश यूएसडी, यूरो डैश यूएसडी, और यूरो यूएसडी डायरेक्ट लिखा हुआ है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये तीनों चीजों का, बल्कि इसको चारों अगर आप स्पेस भी दे दें तो ये एक ही बात कंसिडर की जाती है। पूरी दुनिया में इसको लिखने का अंदाज है। ज्यादा जो स्टैंडर्ड है, जो रिटन फॉर्म में आपको मिलेगा, स्टडी में मिलेगा, किताबों में मिलेगा, दैट इज स्लैश। क्योंकि स्लैश जो है ये रेशो भी शो करता है, फ्रैक्शन। वो होता है ना, बट्टा 1/2, 3/4। तो ये एक दूसरे के साथ कंपैरिजन और रेशो और रिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है स्लैश। तो 90% केसेस में आपको स्लैश मिलेगा। फिर पोर्टल के ऊपर, क्योंकि ये करेक्टर है, करेक्टर ड्रा करने की ये कीमत होती है इन डिजिटल वर्ल्ड, तो उसको शॉर्ट करने के लिए उन्होंने खत्म ही कर दिया। क्योंकि मुझे और आपको इस वक्त पता लग गया है कि कोई भी करेंसी जो ट्रेड हो रही है वो कितने अल्फाबेट्स की है, 3 अल्फाबेट्स की है। तो आपको एक आम जो ट्रेडर है, जो थोड़ा सा लर्नर्ड है, उसको पता लग जाएगा कि EUR एक करेंसी है और USD दूसरी करेंसी है। तो उसमें स्लैश आए, स्पेस आए ना आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। लॉन्ग एंड शॉर्ट। अच्छा, यहाँ पर एनिमेशन नहीं थी। जब ट्रेडर्स टॉक कर रहे होते हैं, जब आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे, जब आप एक्सपर्ट की वीडियो देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, द पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू ट्रेन यू टू वॉच द एक्सपर्ट वीडियोस। वो सारी उम्र आप देखें, टू रीड द एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन जब आप पढ़ेंगे, वहां जाके लिखा होगा लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन। आज आपको लॉन्ग पोजीशन ले लेनी चाहिए, इस वक्त आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, ये करना चाहिए। तो ट्रेडिंग के जो वर्ड्स हैं इनकी डिफरेंट हिस्ट्री है, उसमें फिर हम कभी डिस्कस करेंगे ये क्यों लॉन्ग कहते हैं, क्यों शॉर्ट कहते हैं। तो जब भी कोई ट्रेडर बात कर रहे हो कि लॉन्ग पोजीशन लेनी है, लॉन्ग पोजीशन लेनी है, लंबी पोजीशन लेनी है, तो ये लंबी पोजीशन का मतलब वो लंबी नहीं जो उर्दू में होता। इसका मतलब ट्रेडिंग ग्रीक्स के मुताबिक दैट इज लॉन्ग इज इक्वल टू बाय, कि खरीद लो, लॉन्ग पोजीशन ले लो। यूरो यूएसडी लॉन्ग पोजीशन ले लो। यार आज मैंने यूरो यूएसडी में लॉन्ग पोजीशन ली है। अब आप बैठे होंगे, जो आम एक बंदा बैठा होगा, वो कहेगा ये लॉन्ग पोजीशन ली है, लॉन्ग पोजीशन का क्या मतलब है, इनके लंबे अरसे के लिए खरीद ली है। यही समझ आता है ना कि लंबे अरसे के लिए खरीद ली है। तो इसको इस टर्म को ट्रेडर्स यूज करते हैं। हर फील्ड की अपनी अपनी टेक्निकल टर्म्स होती हैं। तो डायरेक्ट सेल एंड बाय का वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, ऑन फ्लोर जो लोग हैं, वो लॉन्ग पोजीशन ही यूज करते हैं या गोइंग लॉन्ग। अब क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री यूरोप ने, यूएस ने डेवलप की है, जहाँ इंग्लिश बोली जाती थी, तो ये गोइंग लॉन्ग हम तो अपने कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, गोइंग लॉन्ग वहां पर इसके और इडियम टाइप और तरह से इसकी परसेप्शन है इन वर्ड्स की। तो गोइंग लॉन्ग और लॉन्ग पोजीशन, हम तो कहते हैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो लॉन्ग का यही मतलब आता है, या उर्दू में लॉन्ग होती है बस। तो ये लॉन्ग ड्राइव वाला लॉन्ग ड्राइव नहीं है, गोइंग लॉन्ग को याद रखें हमेशा, ये बाइक की बात होती है। गोइंग शॉर्ट, अब गोइंग शॉर्ट का मतलब ये है कि मैं छोटा हो रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। या शॉर्ट पोजीशन, तो इसको आप सेल कहते हैं। तो ये बार बार आपको इंटरनेट पे, रीडिंग में, किताबों में, हर जगह आपको लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये आपको सुनने को मिलेगा। तो सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, लॉन्ग इज इक्वल टू बाय, शॉर्ट इज इक्वल टू सेल। ये बात आपने माइंड में रखनी है। नीचे आपको एक छोटा सा डॉगी नजर आ रहा होगा, जो है तो लॉन्ग लेकिन साथ में शॉर्ट भी है। ये
इसी तरह के ग्राफ की वजह से, पोजीशन की वजह से, इसका एक अलग से डिटेल कभी आपको डिस्कशन करेंगे, वो भी हमारा पार्ट नहीं है। इसको क्यों लॉन्ग और पोजीशन की, आज के लिए आप याद रख लें, लॉन्ग इज इक्वल टू बाय। आज के बाद फॉरेक्स में आप कभी भी सुनेंगे कि लॉन्ग पोजीशन लेनी है, गोइंग लॉन्ग, इसका मतलब है वो खरीदने जा रहा है या खरीद चुका है। और अगर वो कह रहा है कि गोइंग शॉर्ट, इसका मतलब है कि वो बेचने का प्लान कर रहा है। फ्लैट और स्क्वायर, नो ओपन पोजीशन। आपने पैसे डाले और चुप करके बैठे हुए हैं, ना आप लॉन्ग पोजीशन पे हैं ना आप शॉर्ट पोजीशन पे, ना आपने कुछ खरीदा है कि आप बेचेंगे, ना आपने कुछ बेचा है कि जब सस्ता होगा तो मैं खरीदूंगा, कुछ भी नहीं किया हुआ आपने। ऐसी पोजीशन को कहते हैं फ्लैट। स्क्वायर, वो स्क्वायर है इस वक्त, आई एम इन फ्लैट पोजीशन। जब आप गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि आई एम फ्लैट, आई वांट टू बी फ्लैट, आई वांट टू बी स्क्वायर, लेट्स स्क्वायर फॉर नेक्स्ट वीक, मार्केट इज वेरी रिस्की, लेट्स टू बी फ्लैट। ये इस तरह की बातें आप सुनेंगे। तो ये जो फ्लैट और स्क्वायर का वर्ड है, ये पाकिस्तान में खैर आप नहीं सुनेंगे, यहाँ यही होता है बस, ऑर्डर ना लाओ, ऑर्डर ना लाओ, मार्केट बड़ी रिस्की है। तो ये ऑर्डर ना लगाओ या ये ना करो या पोजीशन ना खोलो, ऐसा नहीं। आपको ये टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। तो नो ओपन पोजीशन, ना शॉर्ट ओपन है ना वो है, तो आपके केस में इसे आप कहेंगे फ्लैट। अब आपकी पोजीशन ओपन है, आप लॉन्ग पोजीशन पे हो, आपने कुछ खरीदा हुआ है, आप चाह रहे हो कि मैं इसको क्लोज करूं, मैं बेच के सुकून से बैठ जाऊं, कोई ऑर्डर ओपन ना हो। इसको कहते हैं क्लोजिंग पोजीशन, कहते हैं स्केयरिंग अप, यानी कि वापस आप स्केयर की पोजीशन पे जा रहे हो, अपने आप को फ्लैट पे लेके जा रहे हो, इसको स्केयरिंग अप कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आपको इसकी अभी मैं एक रियल पैनल पे लेके जाऊंगा, विंडो, ताकि आप देखें कि ये जो सारी मैं बातें कर रहा हूँ, जो आप बातें सुन रहे हैं, तो ये एक्चुअल में होता कहाँ है, ये किस तरह हो रहा होता है। तो बिड, आस्क एंड स्प्रेड को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक विंडो दिखाता हूँ। उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको गोल्ड टिप, या जिसको कहना कि सबसे काम की बात ट्रेडिंग के अंदर, हम मैंने देखा है पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोग मोबाइल पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मोबाइल के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना शुरू कर दें, बिल्कुल ऐसा ही है। आप में से अगर किसी को अंदाजा हो, अगर आप वर्ड पे जब लेटर टाइप कर रहे होते हैं और वही काम जब आप मोबाइल पे बैठ के करें, तो कितनी ज्यादा लिमिटेशन आ जाती है, ह्यूज लिमिटेशन। और अगर आप एक्सेल यूज करना शुरू कर दें, पावर पॉइंट यूज करना शुरू कर दें, कोई भी काम जो है, लैपटॉप एक टूल बना था, लैपटॉप कंप्यूटर की कन्वर्जन, जो कंप्यूटर याद किया था इंसान ने, उसकी एक बेटर फॉर्म है लैपटॉप। वो आज भी कंप्यूटर की ही फॉर्म में है। मोबाइल, मोबाइल के नाम से ही पता है कि उसका साइज छोटा कर दिया गया, वो एक यूटिलिटी तो जरूर है, पर उस पर सारे काम नहीं हो सकते। हमारे यहाँ लॉस की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लोग ट्रेडिंग करते हैं बैठ के मोबाइल पे। यस, मोबाइल पे आप इन्फॉर्म रह सकते हैं, मोबाइल इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे मोबाइल पर, इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सिर्फ एक खिड़की खोल के देखने से आपको पता नहीं लगेगा क्या कुछ है, जब तक आप पूरी खिड़कियां, जितनी खिड़कियां आपको अवेलेबल हैं, जब तक आप वो ओपन नहीं करेंगे। मोबाइल में आपके पास एक या दो विंडोज होती हैं, आप एक बिल्डिंग में हैं, आप एक नए शहर में गए हैं, आपको सिर्फ एक खिड़की मिली है छोटी सी, बस, और उससे भी आपको विजन थोड़ा सा नजर आएगा। और दूसरा कमरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जाएं, आप बाहर निकल के वॉक करें, एक खिड़की खोलें, दूसरी खिड़की खोलें, 10 खिड़कियां खोलें, कमरे की चारों तरफ से देखें, तो आप किसमें क्या चूज करेंगे? ऑफ कोर्स आप ये चूज करेंगे मैं ज्यादा ऑप्शन मेरे पास हों। तो ये मिस्टेक भी आपने नहीं करनी अगर आपका आपका या किसी जानने वाले का। आई एज्यूम कि इस वक्त आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की नीयत से ये क्लास नहीं ले रहे, ये याद रखिएगा। मैंने ये एज्यूम किया हुआ है कि आप लोग एज अ लर्नर ये क्लास ले रहे हो। मेरा और आपका कोई फाइनेंशियल बीच में वो नहीं है, कि वो हम एट द एंड जब होगा देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप एज अ लर्नर हो, तो आप बाकी लोगों को भी गाइड कर सकते हो कि लैपटॉप पे ट्रेडिंग करें, लैपटॉप पे ट्रेडिंग करें, लैपटॉप पे ट्रेडिंग करें, मोबाइल पे सिर्फ लॉस है, सिर्फ लॉस है और सिर्फ लॉस है, पॉसिबल ही नहीं है आप सब चीजें करके। तो चलते हैं जी जरा पैनल की तरफ, और पैनल देखते हैं। कुछ लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी ये, क्योंकि हमें भी बड़ा शौक था जब स्टार्ट में फर्स्ट टाइम देखा, और इस वक्त आप भी जो नए बच्चे हैं उनको भी बड़ी ख्वाहिश होगी कि अच्छा कहाँ होता है ये सब कुछ। और जो लोग ये इससे वाकफियत है उनकी, उनके लिए एक इंतहाई ये सख्त चीज़ है, देख देख के आंखें चुंधिया जाती हैं।
इसके सामने बैठ बैठ के उम्रें गुजार दी हैं लोगों ने। तो चलते हैं पैनल की तरफ। जी, आपके सामने एक ट्रेडिंग पैनल ओपन है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, ट्रेडिंग पैनल भी कहते हैं, टर्मिनल भी कहते हैं। ये एमटी मेटा ट्रेडर 5 है का पैनल आपके सामने। इसके अलावा और भी हैं, सी ट्रेडर भी हैं। अब तो रिसेंटली एक दो और भी लॉन्च हुए हैं मार्केट में, लेकिन जो पाकिस्तान में यूज होता है दैट इज MT4। MT4 बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और MT5 उसका लेटेस्ट वर्जन है। आपने भी क्या देखना है? आपने कुछ भी नहीं देखना, आपने राइट साइड पे देखें, सिंबल्स आ रहे हैं राइट साइड पे आपके। मैं आपको ये हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, दिस वन। तो सिंबल में स्लैश नहीं दिया हुआ कहीं भी, ये लिखने का अंदाज है उनका, ठीक है। और आगे प्राइस आ रही है। आप अभी बिड और आस्क को छोड़ दें, लेकिन वही प्राइस आ रही है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। प्राइस और आस्क में डिफरेंस है। और ये सेकंड्स में, सेकंड्स के हिसाब से प्राइस मूवमेंट है। कभी ग्रीन कभी रेड। ग्रीन का मतलब ये है कि पिछली प्राइस से इस वक्त प्राइस बढ़ी है। ब्लू का मतलब, सॉरी, रेड का मतलब ये है कि प्राइस गिरी है। किससे कंपेयर किया गया है? लास्ट सेकेंडरी प्राइस से। तो ये आपके पास साइड पे मार्केट वॉच को कहते हैं। इनके डिफरेंट पैनल्स हैं। हर एक एलिमेंट का अपना अपना नाम है। जब इसकी ट्रेनिंग आपको कराएंगे टर्मिनल की पूरी, कैसे टूल्स को कैसे यूज करना है, तो फिर वहां पर आपको बताएंगे। यहाँ पर जिस तरह आपने देखा होगा, ईसीजी मशीन अक्सर ड्रामों में, फिल्मों में टीन 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 चल रहा होता है। मरीज जो है, पेशेंट, वो बेड पे पड़ा होता है, और ये टीन टीन सब लोग इसकी तरफ देख रहे होते हैं। जैसे ही वो लाइन सीधी होती है, तो सब लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेते हैं। एग्जैक्ट वही फीलिंग, एग्जैक्ट वही इन्वायरमेंट, और उससे ज्यादा टेंस इन्वायरमेंट ये लाइन क्रिएट कर रही होती है। हर वक्त इसको देखकर डिसीजन हो रहा होता है कि क्या होगा। ये इतनी ज्यादा डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होती, वो और चीजें, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये लाइन वैसे ही देखें आपके सामने काम कर रही है। दो प्राइसेस हैं, ये दो प्राइसेस का कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक रेड में नजर आ रही है आपको, एक ब्लू में नजर आ रही है। तो ये जो रेड वाली है, इसका क्या नाम है हम वो देखेंगे, और ये जो ब्लू वाली है इसका क्या नाम है ये हम देखेंगे। तो ये आपके सामने एक पैनल है। लेफ्ट साइड पे आपके पास, यहाँ पर, ये ये चीज आपके पास देखें, सेल बाय। अगर आप सेल करने जाएंगे, आपके पास एक चीज है, आप मार्केट में बेचने जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी मोबाइल वाली। अगर आप नया मोबाइल खरीदेंगे तो आपको 20,000 का मिलेगा। दुकान से बाहर निकले, वापस गए, बेचने जाएंगे तो कहेगा मैं आपसे 19,000 रुपये का लूंगा। एक ही चीज की प्राइस बेचने की और है, खरीदने की और है। जब आप उसको बेचेंगे तो आपको कुछ और रेट मिलेगा, खरीदेंगे तो कुछ और रेट मिलेगा। यही वो डिफरेंस है जिससे दुकानदार कमाता है। अगर वो आपसे 20,000 का आपको देकर वापस 20,000 का ही ले लेगा, तो उसने कमाया क्या? तो ये वो पॉइंट है, जिस पॉइंट की बेस पे, ये वो एलिमेंट है इन दोनों प्राइसेस के डिफरेंस का, जिसकी बेस पे आपका लॉस और प्रॉफिट डिपेंड करता है, जिसकी बेस पे आपकी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस दो एलिमेंट के ऊपर जो है वो खड़ी होती है। ये यहाँ पर आपको डिफरेंस बहुत कम नजर आ रहा है। मेरे पास अभी और डेमी डेमो अकाउंट चल रहे हैं इस लैपटॉप में। मेरे पास मेरा अलग से पीसी है, सेपरेट सिस्टम है। उसके ऊपर सारी ट्रेडिंग हो रही होती है, और उसके ऊपर किसी और किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। इस लैपटॉप के ऊपर कोई अकाउंट, ये मैंने थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया और यहाँ पर इंस्टॉल करके आपको दिखाने के लिए इस लैपटॉप पे किया था। तो ये आपके सामने विंडो है। इस विंडो से आपका, अगर आप इस फील्ड में आए लर्निंग के लिए या कमाने के लिए, तो ये विंडो आपकी जान नहीं छोड़ेगी। इसमें बाय सेल बहुत कुछ है, बहुत 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 कुछ है, और ऑटोमेशन और ये बड़ा कुछ हम लोग सीखेंगे। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ब्लू और रेड, ये इस केस में आपके सामने इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ये जो ब्रोकर है, ये जीरो स्प्रेड वाले ब्रोकर हम यूज करते हैं। ये क्या होता है? स्प्रेड सिंपल डिफरेंस होता है। तो ये मिनिमम स्प्रेड वाला ब्रोकर है जिसमें हम काम करते हैं। पाकिस्तान में जो ब्रोकर काम कर रहे हैं, ये ब्लू लाइन ऊपर जा रही होगी आसमान पे, और रेड लाइन नीचे जमीन पे हो रही होगी। ये इतना डिफरेंस होता है, और यही डिफरेंस है असल, जहाँ पर आपने डिसाइड करना होता है कि आपने काम कैसा करना है। तो ये जी आज का सेशन था, और उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों के जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। आप अपना हैंड रेस करेंगे, चैटिंग में ओपन कर रहा हूँ, ताकि आपका जो सवाल है आप लोग कर सकें।
जी चैट भी ओपन है। जी बख्तावर मुश्ताक, योर माइक इज ऑन। सर जो आपने वो दिखाया पेयर बने हुए थे यूरो के और यूएसडी के, सर उनकी प्राइस तो एक सेकंड से पहले वो चेंज हुई जा रही है, कभी रेड और कभी ब्लू। तो अगर ऐसा हो कि जब वो प्राइस ज्यादा कम होती है, हमको वो डील कर लेते हैं, हम से बाय कर लेते हैं, और फौरन ही वो फिर कम हो जाए, तो फिर तो लॉस ही लॉस होगा, अर्निंग तो कर नहीं सकते हम। तो ये भी वो तो तो हो इतनी सकता है, जल्दी ये भी तो हो पड़ी है। सकता है, ये भी तो हो सकता है कि जिस वक्त आप खरीदें तो उसी वक्त जो है वो प्राइस अप हो जाए। ये भी तो हो सकता है। हाँ। ठीक है। जी यस सर। बिल्कुल। जी आपको कोई और सवाल है? चलें, वो आपका माइक ओपन है, करना उत्तर। ये बिल्कुल यही बात है। ये जो इतना फास्ट और इतना नैनो सेकंड, ये सेकंड नहीं है, नैनो सेकंड में ये आपको और मुझे नजर आ रहा है। ये नैनो सेकंड में ट्रेडिंग हो रही होती है, और नैनो सेकंड क्योंकि मार्केट इतनी ह्यूज है, लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है। अब मैं बोल सकता हूँ आप लोगों के साथ ये वर्ड, वरना वैसे बोलता तो नहीं समझ आएगा। लिक्विडिटी इतनी हाई है इस मार्केट की, इतना फ्लो है इसके अंदर फंड्स का, कि पूरी दुनिया से 24 घंटे इस वक्त हर कोई लैपटॉप पे, मोबाइल पे, पैनल्स पे, ट्रेडिंग पैनल्स पे, सुपर कंप्यूटर लगा के, वीपीएस सर्वर लगा के हर कोई बैठा हुआ है, ट्रेडिंग कर रहा है। तो जिसकी वजह से नंबर ऑफ ऑर्डर्स हर वक्त बहुत स्पीड से अपडेट हो रहे होते हैं। और आप देखें कि ये 1.18 के बाद की कहानी है। तो इससे कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे, यही तो सारा सीखना है, और ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे। सर लॉन्ग मीन्स बाय एंड शॉर्ट मीन्स सेल। जी बिल्कुल दानिश, जब कोई बोलेगा लॉन्ग तो मतलब है बाय की बात हो रही है, खरीदने की बात हो रही है। जब कोई शॉर्ट बोलेगा शॉर्ट कर दो, ये अक्सर आपको वर्ड सुनने को मिलेगा, शॉर्ट कर दो। शॉर्ट का मतलब है सेल कर दो। चलिए, स्टाइलिश लाडला जी आपका माइक ऑन है। जी स्टाइलिश, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, वो अभी आप बता रहे थे ना बेस वैल्यू, तो क्या बेस जो हमारी बेस पे होगी करेंसी, उसकी वैल्यू इंक्रीज होने से ही हमें एडवांटेज होगा, या दूसरी दूसरी की वैल्यू इंक्रीज होने से? जी मैं बता, देखें ये जो हम चलते हैं उसी शीट पे, ताकि यहाँ बात हो रही थी ना, आप पूछ रहे हैं कि हमें बेस की प्राइस बढ़ने पे फायदा होगा, या जो दूसरी है कोट प्राइस उसकी बढ़ने पे फायदा होगा। ये काउंटर काम कर रहा है। अगर बेस की प्राइस बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरे की गिर रही है। ये चीज माइंड में रखें। मैं बार बार कहता हूँ कि ये सेंटेंस मैं बार बार रिपीट करूंगा। एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर, एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर। तो बेस इस केस में क्या है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी। तो इसकी प्राइस बढ़ेगी, किसके अगेंस्ट बढ़ेगी? हमने ये भी तो देखना है ना, किसी के अगेंस्ट तो बढ़ रही है ना। डॉलर महंगा हो रहा है पाकिस्तान में, तो किसके अगेंस्ट? पाकिस्तानी करेंसी के महंगा। इस तरह बेस करेंसी महंगी हो रही है, किसके अगेंस्ट? कोर्ट करेंसी के। तो अगर बेस करेंसी महंगी हो रही है, इसका क्या मतलब है? कोर्ट करेंसी सस्ती हो रही है। और अगर कोर्ट करेंसी सस्ती हो रही है तो महंगा, सॉरी, कोर्ट कोर्ट करेंसी महंगी हो रही है तो सस्ता क्या हो रहा है? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड सस्ता हो रहा है। तो ये आपने अपना फोकस, आपने अपनी सारी स्टडी, आपने अपने सारे मॉडल, आपने अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग वो बेस करेंसी पे ही बनानी है। बेस करेंसी वन, वन में कितने यूएस डॉलर आएंगे, बस आपने इसको रखना है कि अगर मैं एक बेस को, बेस से मैं यू कोड करेंसी खरीदूं तो उसके क्या प्राइस बनेगी। जी दानिश, दानिश योर माइक इज ऑन। जी सर, जैसे कि आपने बेस एंड कोड करेंसी कहा ना, सर इस केस में जो बेस करेंसी है वो लाइक कोड करेंसी से हमारे पास बड़ी है ना उसकी वैल्यू। लाइक कुछ कोड जी करेंसीज हम कलेक्ट करेंगे तो उसी से बेस करेंसी बनेगी ना। जी बट सर लाइक इधर जे बीपी एंड यूएसडी का ऑप्शन आपने दिया है। इन केस अगर यूएसडी की वैल्यू हमारे पास बढ़ जाए और जीपीपी की ग्रेजुअल लाइक डायरेक्टली डिक्रीज कर जाए, तो इन दोनों की जगह फिर एक्सचेंज होगी या क्या सिस्टम होगा? अच्छा, अगर कोड करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए तो फिर? तो बढ़ जाए, मैं बता देता हूँ। ये बिल्कुल दानिश, और जो उससे पहले सवाल पूछा, ये वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। इसलिए आप इसको अभी मैं भी समझाता हूँ, और इसको आप दोबारा रिकॉर्डिंग भी देखिएगा। ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। आपने रूल क्या याद रखना है? पहली बात तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये स्टैंडर्ड है। दुनिया में हर जगह पेयर्स
पाउंड का और यूएस डॉलर का आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। और ये इसलिए नहीं लिखा जा रहा कि कोई चीज ज्यादा बड़ी है छोटी है, छोटे बड़े की बेस पे नहीं लिखा जा रहा, ये स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया गया, उस स्टैंडर्ड के बाद ये रेट बनता है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि अगर कोट प्राइस की प्राइस बढ़ रही है तो ये अगर बढ़ेगा ना, इसका क्या मतलब है? ये ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो रही होगी। क्यों? एक पाउंड में कितने डॉलर आते हैं? 1.21 आज की प्राइस में 1.21 यूएस डॉलर मजबूत हुआ है, यूएस डॉलर की प्राइस बढ़ी है, किसके अगेंस्ट बढ़ी है? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अगेंस्ट बढ़ी। तो अगर ये ऊपर गया है, इसका मतलब है कि अब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड से डॉलर कम आएंगे। पहले सस्ता था ना, प्राइस कम थी डॉलर की, अब महंगा हो गया है, उसकी प्राइस बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल 1.3 हो गया है, 1.31128 हो गया। तो अब अगर ये इसकी, सॉरी दैट इज मिस्टेक, अगर डॉलर की प्राइस बढ़ी है तो ये अब कम आएगा, ये 1.11 आएगा, क्योंकि जो उसकी परचेजिंग पावर है पाउंड की वो कम हो गई है। अगर डॉलर गिरेगा तो ये 1.3 हो जाएगा, फिर आप एक पाउंड से ज्यादा डॉलर खरीद सकेंगे। यही चीज अगर मैं फिर, वैसे मैं मेरी कोशिश थी मैं आपको पीके वगैरह पे ना लेके जाऊं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि अगर इस वक्त आपके पास $1 है, $1 फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त आप 150 पीकेआर खरीद सकते हैं $1 से। $150 का $1 का मतलब है कि $1 लेके जाओ और 150 खरीद लो। तो अब अगर $1 में $140 आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कि डॉलर की प्राइस डाउन हुई है। तो हमने बेस को तो 1 ही रखा है, यहाँ पर भी बेस को आपने 1 ही रखना है। तो ये चीज आपने इस तरह अंडरस्टैंड करनी है। इसको दोबारा खुद से अगर आप सही तरह सीखना चाहते हैं एज स्टूडेंट, तो इसको पेन पेज पे बैठ के लिख के देखिएगा। ये अभी हम ये तो सारा हमने काम करना ही इसी करेंसीज के साथ है, तो ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा, तो इंशाल्लाह ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए जी, अच्छा जी, हसनैन नजीर, जी हसनैन नजीर, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने ये बताया जीबीपी और स्लैश जीबीपी स्लैश यूएसडीटी, ये स्टैंडर्ड है, ये नहीं हो सकता यूएसडीटी स्लैश नहीं जीबीपी? नहीं, ये स्टैंड ये ऐसे ही रहेगा? ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरा सर, ये मैंने आपको अभी चैट में भी बताया कि वो मुझे ना क्विज नंबर 1 और लेसन नंबर जो 3 वो शो नहीं हो रहा है LMS पर। चलो मैं देख लेता हूँ, मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे तला कनेक्ट कर लेता है, वहाँ पे डिस्कस कर लेगा। ठीक, ओके सर, तला थैंक यू। तला है, तला ये हसनैन है, जरा इनका इशू देख लीजिएगा, फिर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं देख लूंगा। चलें, तो ये जी आज का सेशन था, हम सेशन क्लोज करते हैं, 40 मिनट्स का सेशन हो गया है। सिर्फ एक बात माइंड में रखिएगा कि आज आपको फील हुआ होगा कि हम तो कोई मैथ पढ़ रहे हैं, हम तो कोई रेशो पढ़ रहे हैं, हम तो कोई परसेंटेजेस पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जो मेन शेयर है इसकी, फॉरेक्स की, अगर आप उसको ना समझें, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप चले जाएं एक्सपर्ट ट्रेडर के पास भी, वो भी आपको समझ आ गया होगा उसको प्रैक्टिस कर करके, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि इस तरह से पढ़ा नहीं गया। जी बख्तावर मुश्ताक का एक और सवाल आ गया जी। सर अगर बेस करेंसी मतलब अगर इस ये महंगी हो जाती है और यूएसटी जो है वो सस्ता हो जाता है, तो फिर हम क्यों खरीदेंगे इसे? फिर हम ये नहीं लेंगे, ये तो लॉस नहीं होगा? अच्छा, क्या बोल रही हैं आप कि ये बेस करेंसी जो है क्या होगी? अगर इसकी प्राइस जो है हाई हो जाए, इसे हमने बाय करना ना। ठीक है, हाई हो जाए, हाई कब होगी? अभी हो जाए या एक दिन बाद हो? अभी हो जाए। ठीक है, अभी हो जाए, ठीक है, तो फिर हम नहीं लेंगे ना एक चीज। अच्छा देखिए, यही तो मैं समझ गया आपका सवाल, जो भी अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, यही तो ट्रेडिंग है ना। हमने ये यही तो सारी स्टडी करनी है, यही सारा कि ये किस वक्त बढ़ेगी। अगर ये अभी बढ़ चुकी है तो कहीं ये इतनी तो नहीं बढ़ गई कि ये गिर जाएगी, मैं ले लूं ये गिर जाए, मैं खरीद लूंगा ये तो ऊपर ऊपर जा रही है, जैसे ही मैं लूंगा उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाए तो मेरा तो नुकसान हो गया। सारी स्टडी ही यही है, अभी टेक्निकल एनालिसिस में हमने पढ़ना ही यही है कि हमने किस वक्त बाय करना है, यही फॉरेक्स ट्रेडिंग है बस। हमने कब
कोई चीज बाय करनी है, यही फॉरेक्स ट्रेडिंग है। और इसी फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर पूरी दुनिया, इसी सवाल के ऊपर कि हमने कब बाय करना है, सारे इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और कोई मसला नहीं है फॉरेक्स में, बाकी सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। ये मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। अगर ये पता लग जाए तो फिर तो आप और मैं सब लोग मिलीनियर हो जाए। तो चलिए जी, बहुत शुक्रिया। कल के सेशन में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, जिसको बाकी इश्यूज रहे हैं वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।